हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स क्रिएटिव प्रोफेशनल वर्ल्ड। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम एनपीओ कर रहे हैं। आज एनपीओ की 5th क्लास है। इससे पहले हम 4th क्लास ले चुके हैं, जिसमें से आज 2nd क्लास है प्रैक्टिस क्वेश्चन की। लास्ट क्लास में हमने सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन किए थे और आई होप आपने अच्छे से किए भी हों। और कुछ जिन जिन बच्चों ने मुझे सेंड किए थे वो क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे कि ठीक है या नहीं, उनको मैंने रिप्लाई कर दिया है कि आपने कहाँ कहाँ गलती की है और कहाँ कहाँ आपने क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट किया है। ठीक है, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहो। इससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे जब आप हैबिचुअल हो जाओगे, प्रैक्टिस से दो चीज़ें मिलेंगी। एक, आपको प्रैक्टिस करने की आदत हो जाएगी, आप हैबिट हो जाओगे कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। सेकंड, आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा कि हर क्वेश्चन को मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है। आपको देखो लॉजिक आ गया समझ, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आपने अगर लर्निंग कर लिया तो लर्न भी आपको समझ आ गया। लेकिन हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन आ गया है, आपको दो दो चीज़ें माइंड में चल रही हैं आपकी कि क्वेश्चन ऐसे करें कि इसको करें। तो ये प्रैक्टिस से सॉल्व होता जाएगा। आपके माइंड में खुद आपका जो माइंड है वो रिकैलकुलेट कर लेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्योंकि उसने ऑलरेडी इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं वो। ठीक है, तो माइंड जिस तरह से वर्क करता है आपको उसी तरह से ही काम करना है। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आपको दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट व्हाट अमाउंट ऑफ स्टेशनरी विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। अगर आपके पास, ये देखिए, ये मेरे किसी स्टूडेंट्स की बुक है मेरे पास, और इससे पहले भी कोई बुक है वो मैंने स्टूडेंट्स को दे दी है। तो जो बुक मेरे पास अवेलेबल है मैं उसी बुक से क्वेश्चन करा रहा हूँ। कोई फ़र्क नहीं है, आप में 2020 आ जाएगा, किसी में 19 होगा जिसने जिस तरह से बुक ली होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे सामने ये है। अब कह रहा है कि अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 2012 एंड 13। मतलब इससे पता लग जाता है कि ड्यूरिंग द ईयर मतलब 12-13 की बात हो रही है। तो इसका मतलब अगर मेरे माइंड में एक मैप बन रहा है, क्वेश्चन को देखते देखते, मैंने कहा आपको प्रैक्टिस करोगे आपको होता जाएगा। तो आपके माइंड में जो मैप बन रहा है वो क्या कह रहा है कि जो जो ईयर है, जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है, 2012 और 13। और वहाँ पे आपने क्या कर दिया है, पेड कर दिया है स्टेशनरी कितनी, 5400। ठीक है, अब वो कह रहा है कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 31 मार्च 2013। 2013 पीछे है, इसका मतलब क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग आपको दिया है 250। ठीक है, तो इसका मतलब ए पार्ट जो है इतना सही है और बहुत सिंपल है। अब अगर आपने मेरी लास्ट क्लास नहीं देखी है कैलकुलेशन ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड वाली, तो उसे देखो और वहाँ से आपको पता लगेगा कि आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो। पहला जो कि बहुत सिंपल फॉर्म में है, जो कि एक फार्मूले के थ्रू बनाया है, लेकिन मैंने आपको कहा है कि वो फार्मूला नहीं है, उसे लॉजिक से पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, उसी से हम इसे सॉल्व करेंगे। और दूसरा है प्रॉपर फॉर्मेट, वो कहाँ यूज़ करना है वो भी आपको उस क्लास में पता लग जाएगा और यहाँ आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है और उसका सॉल्यूशन भी उतना ही सिंपल है। देखिए हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्यूशन ए। तो हमें निकालना क्या है, कैलकुलेशन। ठीक है, हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ गुड्स की जगह क्या है, स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ठीक है, यहाँ पे कंज्यूम्ड है, ये मैंने पता नहीं क्या सोच के लिखा हुआ है। ठीक है, कंज्यूम्ड है। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड हम ये निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। अब स्टेशनरी कंज्यूम्ड क्या होता है ये आपको लास्ट क्लास में मिल जाएगा, आप प्लीज़ उस क्लास को देखो, आपको समझ आ जाएगा। फिर भी मैं इस क्लास में समझाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो स्टेशनरी कंज्यूम्ड क्या होता है, स्टेशनरी कंज्यूम्ड होता है जो हमने इस साल स्टेशनरी कंज्यूम किया, परचेज नहीं, कंज्यूम्ड। रिमेंबर पॉइंट, मैं कह रहा हूँ परचेज नहीं, क्या करा है, कंज्यूम्ड। तो इसका मतलब ये जो बात हो रही है ये हो रही है फाइनेंशियल ईयर 2012 और 13 की। तो अगर आपको वो फार्मूला जो मैंने उस समय लिखवाया था, फार्मूला नहीं है वो, बिल्कुल लॉजिकली मैंने आपको बताया था। तो उसमें क्या था कि आपको इस साइड लिखना है पर्टिकुलर, आप एक फॉर्मेट के रूप में बनाएंगे उसे, पर्टिकुलर्स
इस साइड आप लिखेंगे अमाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ थी वहाँ पे था आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड, स्टेशनरी गुड्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें आप क्या करो, आप क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या ऐड करोगे, जो आपने इस साल परचेज किया है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। क्या लेस कर दोगे आप, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी लिख दोगे तो चल जाएगा, गुड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्टेशनरी गुड्स पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग आपको नहीं दिया तो निल है, निल लिखना अकाउंटिंग फॉर्म में से। उसके बाद परचेज दिया हुआ है, परचेज आपको कितना कह रहा है क्वेश्चन, परचेज आपको कह रहा है क्वेश्चन 5400। इसका मतलब जो स्टेशनरी है वो ओपनिंग में कुछ नहीं थी, निल है, इसी साल हमने परचेज करी है 5400। और आखिरी में कितना स्टॉक बच गया है उसका, आखिरी में बच गया है 250, तो लेस कर देंगे 250। तो जितना अब जो आंसर आएगा, मतलब जो कैलकुलेशन में आंसर आएगा, तो वो आंसर आएगा 5150। तो ये क्या है, ये आपका है कि आपने इस साल ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर कौन सा 2012-13 में आपने क्या किया है, 5150 रुपीज़ का आपने कंज्यूम्ड किया है स्टेशनरी, ठीक है। इतना यूज़ हुआ है, कंज्यूम मतलब इतना यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे क्या निकल गया हमारा, क्या निकला है, ऐसे कैलकुलेशन ना लिखते हुए हम ये लिख सकते हैं, स्टेशनरी कंज्यूम्ड। और ये कहाँ चला जाएगा बताइए, ये स्टेशनरी कंज्यूम कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि जो भी हमने इस साल कंज्यूम किया है वो वहाँ जाएगा। ये हमारा इस साल का खर्चा बनता है। परचेज़ हमने 5400 किया है, लेकिन परचेज़ किया है इसका मतलब था पैसा गया है, लेकिन इस साल का कंज्यूम्ड कितना किया हमने, फिर 5150। ये 250 अभी बचा हुआ है, ये हम नेक्स्ट ईयर यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये 250 नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। चलिए पार्ट बी करते हैं। अब पार्ट बी आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा। पार्ट बी कह रहा है कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2012, मतलब ओपनिंग दिया हुआ है 1 अप्रैल की बात कर रहा है, नहीं। इसमें कंफ्यूज मत होना, आपको पता है कि आपको क्या करना है। ऊपर देखिए, ऊपर क्वेश्चन में पढ़िए क्या लिखा है, ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। तो ईयर एंडेड 13 है, इसलिए हम 1 अप्रैल 2012 को क्या कर रहे हैं, ओपनिंग कंसिडर कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वो ऐसे लिखता है 31 मार्च 2011। तो ये जो 11 है यही तो 1 अप्रैल 2011 बनेगा, है कि नहीं। इसी तरह यहाँ पे तो साफ साफ कह दिया है क्वेश्चन ने कि 1 अप्रैल 2012, मतलब ओपनिंग में कितना दिया हुआ है, 1500 दिया हुआ है। पेमेंट मेड फॉर द स्टेशनरी कितनी हुई है, 5400 हुई है। और इस बार क्लोजिंग कितना है, वही 250 दिया हुआ है आपको। तो वही आप फॉर्मेट यूज़ करोगे, आप यूज़ करेंगे फॉर्मेट, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ये भी आगे बढ़ा सकते हैं, ड्यूरिंग द ईयर 12, ऐसे कर दीजिए 12-13, ठीक है, स्लैश देना। उसके बाद इसे अंडरलाइन कर दीजिए, इसे लिखिए पर्टिकुलर्स। अच्छे से फॉर्मेट बनाया, आप स्टूडेंट हैं, आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है, ये इसके मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद फिर वही आपको फॉर्मेट जिस तरह से मैंने कहा है कि आप लर्न कर लो या मेरी लास्ट क्लास देख के उसको लॉजिकली समझ सकते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिख रहा हूँ मैं इस बार। फिर इसमें मैंने जो इस साल ऐड किया है, मतलब परचेज़ किया है, परचेज़
ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। उसके बाद लेस जो आखिरी में बच गया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ओपनिंग आपको दिया हुआ है 1500, इस बार आपने और जो परचेज़ किया वो 5400, और जो आखिरी में बच गया वो बच गया 250। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा, आप देखिए प्रॉपर फॉर्म में लिख रहा हूँ, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। यहाँ पे लिख दो ट्रांसफ़र टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो 5400 में अगर हम 1500 प्लस करेंगे, 5400 में अगर हम ये प्लस करेंगे तो जाएगा 6900, और 6900 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6650, ठीक है गाइस, ये हो जाएगा 6650। तो ये आपका क्या है, स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू स्टेशनरी अकाउंट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। देखो एंडेड बोल दिया 2000 कितना 12, तो इसका मतलब जो बात हो रही है, ये क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है, ये हमारा माइंड मैप है, जो हमारा माइंड सोचना चाहिए माइंड में क्या चल रहा है। माइंड मैप ने जैसे देखा कि लिखा है एंड, मतलब ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, तो एंड 2012 है, तो इसका मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा 2011, तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, वैसे ये थोड़ी समझने वाली बातें हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के आगे वाले पॉइंट्स में। अब ये कह रहा है कि आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है 1 अप्रैल 2011, अब 11 इसका मतलब ओपनिंग है। क्रेडिटर का भी ओपनिंग दिया हुआ है, कितना दिया है 2000, उसका कितना दिया था 3000। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी कितना है ड्यूरिंग द ईयर 10,800, और कह रहा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है 500 क्लोजिंग का, और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग कितना है 1300। अब पिछला क्वेश्चन जो हमने किया उसमें हमने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया और क्वेश्चन कर दें, इस क्वेश्चन को भी हम उस फॉर्मेट से कर सकते हैं, लेकिन वो ना आप समझेंगे वो ना एक्यूरेट नहीं लगता, क्योंकि आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, आप अकाउंट्स की फॉर्म में उसे करेंगे तो ज़्यादा है। क्योंकि क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या क्या नहीं था। लास्ट क्वेश्चन में आप साफ साफ लिखा था कि जो स्टेशनरी है ना वो आपने परचेज़ करी है, ठीक है। कहीं पर भी ये यूज़ नहीं हुआ कि हमने कैश में परचेज़ करी या क्रेडिट में परचेज़ करी, ठीक है। और हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि हम अक्रूवल बेसिस पे जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर कुछ नहीं लिखा है तो हमारी अजम्पशन है अक्रूवल बेसिस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया है क्रेडिटर्स हैं। अब क्रेडिटर्स हैं, पहला पॉइंट है क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। उससे क्या है, हमें और इजीली हमें लॉजिक पता लगता है, हमें कॉन्सेप्ट का पता लगता है, इसलिए मैं चाहूँगा आप इस पर अकाउंट्स बनाएं। उसके बाद दूसरा, कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कैश में ही पे होती है या क्रेडिट में ही पे होती है, ठीक है। तो आपको कहा है कि आप स्टॉक रखते हो स्टेशनरी का, और जो स्टेशनरी आप लाते हो वो क्रेडिटर से लाते हो, तो पेमेंट भी किसे की होगी, क्रेडिटर को। सिंपल है। कहीं पे लिखा है कि हमने कैश में परचेस करी है स्टेशनरी, नहीं, हमने पे करा है। फ़र्क समझिए, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी लिखा है, ना कि लिखा है हमने कैश पे किया है स्टेशनरी के लिए। अंडरस्टैंड। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, प्रैक्टिस आपको ये सब कुछ याद कराएगा, ठीक है। तो हमने अब क्या बनाना है, हमने अब क्या बनाने शुरू कर देने हैं, हमने अकाउंट्स बना देने शुरू करने हैं यहाँ पे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बनाएंगे हम, ठीक है। हम बनाएंगे क्या, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। यहाँ पे मैंने डेबिट लिख दिया है, यहाँ पे मैंने क्रेडिट लिख दिया है, मैंने टेबलिक फॉर्म में बना दिया है। आपको प्रॉपरली बनाना है क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ये करके आना है, ठीक है।
अगर आपको एग्ज़ाम में करके आना है और आपको नंबर चाहिए तो आपको प्रॉपर फॉर्म में बनाना है, बिल्कुल यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ। तो हमें फॉर्मेट पता है कि जब स्टॉक है तो उसका ओपनिंग रहा होगा, तो टू बैलेंस बी डी और बाय बैलेंस सी डी। मैंने कहा आपको, मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया है वो मैं आपको थर्ड क्लास में समझा चुका हूँ। फिर आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, स्टॉक कैसे बढ़ेगा, जब परचेजेस होंगी। ठीक है, परचेजेस होंगी। कौन सी परचेजेस, भाई स्टॉक बढ़ रहा है, स्टॉक तो कैसे भी बढ़ सकता है। कौन सी परचेजेस आती हैं यहाँ पे, कैश परचेजेस भी आती हैं और क्रेडिट भी आती है, जैसे भी लिया हो हमने। ठीक है, टोटल कर लेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे दूसरा अकाउंट, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। डेबिट एंड क्रेडिट का आप ध्यान रखेंगे हमेशा से। कुछ बच्चे नहीं लिख पाते हैं पेपर में, उसके मार्क्स कटेंगे। सीबीएसई ने अपनी गाइडेंस में प्रॉपर तरीके से कहा है कि डेबिट एंड क्रेडिट से ही पता लगेगा कौन सी साइड है। ये कॉमन सेंस में नहीं आएगा, ये ना ही इसे अज्यूम किया जाएगा, ये आपको लिखना पड़ेगा डेबिट एंड क्रेडिट प्रॉपर फॉर्म में। चलिए आगे, यहाँ पे भी क्या होता है, ये क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है, इसका बैलेंस कहाँ से शुरू होगा, क्रेडिट साइड से, तो होगा बाय बैलेंस बी टी। और यहाँ पे क्या होगा, टू बैलेंस सी टी। इसे प्रॉपरली बना लें। ठीक है, क्रेडिटर्स कैसे बढ़ेंगे, जब हम क्या करेंगे, हम परचेज करेंगे तभी तो क्रेडिटर बढ़ेंगे। नहीं सर, परचेज करने से नहीं बढ़ते, फिर वो बढ़ते हैं ओनली क्रेडिट परचेज से। फ़र्क समझना, यहाँ पे कैश एंड क्रेडिट है, यहाँ पे क्रेडिट ओनली है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। फिर से आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है, अगर स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं आया होगा तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 3000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 500। ठीक है, उसके बाद आपको क्रेडिटर्स का ओपनिंग दिया हुआ है 2000। ठीक है, उसको क्रेडिटर का क्लोजिंग दिया हुआ है 1300। डन। अब आते हैं आगे। अब ये कह रहा है कि हमने अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द, अमाउंट पेड, ना कि हमने लिखा है कैश परचेज। ठीक है, कैश परचेज नहीं करी है स्टेशनरी, हमने अमाउंट पेड किया है स्टेशनरी को। और स्टेशनरी हम किससे लेते हैं, क्रेडिटर से। और क्रेडिटर्स कब होंगे, जब या तो हमें डिस्काउंट मिले या फिर हम क्रेडिटर की पेमेंट कर दें। तो हमने पेमेंट कर दी बाय बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट करी हमने, 10,800। और यहाँ पे कुछ है नहीं, टोटल कर देंगे, ये साइड ही बड़ी आएगी। 10 और 1 11, 11 1 12,100 रुपये, मतलब 12,100। तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगा आपका, क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज कितना होगा, 10,100। एनी डाउट, आई थिंक नहीं होगा। अब देखिए, ये क्रेडिट ऑनली है, यहाँ पे तो कैश और क्रेडिट आता है, लेकिन जब क्वेश्चन में कैश दिया ही नहीं है तो यही अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, बस इसमें यही एक इम्पॉर्टेंट बात है, अंडरस्टैंड। अब ये अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, तो यहाँ पे क्या आता है, ये आएगा कि इस साल हमने कितना कंज्यूम किया है, वो अमाउंट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। कौन सा, स्टॉक कंज्यूम्ड जो होता है। ठीक है, तो इसे करते हैं, टोटल ये हो जाएगा 13,100, ये हो जाएगा 13,100। आंसर आ जाएगा 12,600। तो ये वो अमाउंट है जो हमने इस साल कंज्यूम्ड किया है स्टेशनरी में। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हमारा पूरा स्टॉक निकल गया। अब सर एक बार आप क्या करिए, ट्रांसफ़र एंट्री बता दिए। हाँ सर बता देते हैं, चलो देखो क्या करेंगे। मैं छोटा सा एक अकाउंट बना रहा हूँ यहाँ पे, इसे बना रहा हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नाम से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से। ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र हुआ है, क्या है आपका एक्सपेंस है, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, चुपचाप से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। किस नाम से हो जाएगा, स्टॉक कंज्यूम्ड के नाम से। पता नहीं, मैं एम को एन को एम क्यों बना रहा हूँ, कंज्यूम्ड के नाम से। कितना,
12,600। उसी तरह से यहाँ पे एक बैलेंस शीट का बना रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट अमाउंट। बैलेंस शीट में क्या है, देखिए बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा। एक स्टॉक आपका असेट होता है, उसका क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा यहाँ पे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ये और भी स्टॉक हो सकते हैं अगर, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना, ओनली 500। उसी की तरह क्रेडिटर्स कितने बच गए हैं अभी, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी कितने हैं, 1300। तो इस तरह से आपकी ये चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी। ये देखिए मैंने ट्रांसफ़र करके दिखा रहा हूँ, ये यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ से, और ये वाला अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ हो गई, फिर यहाँ पे एक और बना देते हैं आपके लिए, मैं बना देता हूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये वो अकाउंट होता है जहाँ पे सिर्फ पैसे का आना और जाना होता है, मतलब कैश का इनफ्लो या फिर आउटफ्लो। तो पैसा तो ये गया है, क्रेडिटर को पेमेंट कर दी तो पैसा चला गया, और पैसा चला गया तो मतलब पेमेंट है, तो पेमेंट साइड में दिखा देंगे। किस नाम से दिखाएंगे, किस नाम से दिखाएंगे बताओ, तो हम इसे दिखाएंगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स के नाम से, या क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं। कितना, 10,800। तो ये सारी क्या है, ट्रांसफ़र एंट्री है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल अपीयर अगेंस्ट स्टेशनरी अकाउंट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वही सब बोल रहा है, बस फॉर्म तरीका अलग होता है। मैंने आपको कहा है प्रैक्टिस करेंगे तो आप लैंग्वेज भी समझ जाएंगे वो आपसे चाहता क्या है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है हमें सबसे इंपॉर्टेंट 31 मार्च 2012, मतलब एंड बोला है, तो 2012 हमारा एंड है, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा, 2011। अच्छा ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनेंशियल ईयर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, उसमें लिखा है एज एट मतलब 1 अप्रैल 2011, और वहाँ पे लिखा है 31 मार्च 2012, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग। समझ आ रहा है, BD और CD। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स का BD और CD दिया हुआ है, और स्टॉक का BD CD दिया है। आगे नीचे कहता है कि ड्यूरिंग 2011-12, मतलब 2011-12 के दौरान द पेमेंट मेड टू दीज क्रेडिटर्स अमाउंट टू 56,800। हमने इस साल के दौरान हमने क्रेडिटर्स को जो पेमेंट की है वो करी है 56,800 की। फिर कह रहा है स्टेशनरी परचेज इन कैश। ओ, अब देखो साफ साफ बोल दिया है कि स्टेशनरी जो है वो परचेज हुई है कैश में। अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं कहा था, और जब नहीं कहता है तो हम नहीं मानते कि कैश में है, हमने परचेज किया है। ठीक है, अमाउंट पेड अलग होता है, कैश में स्टेशनरी परचेज करना अलग होता है। तो अभी तक हमने कहीं पे भी स्टेशनरी परचेज नहीं की थी, इस क्वेश्चन में करी है। और कह रहा है जो भी हमने कैश में परचेज करी है वो 20% है टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी। तो जितनी भी हम स्टेशनरी परचेज की है हमने अभी, उसका 20% कौन सा है, कैश है। तो सिंपल सी बात है, 80% क्या होगा, क्रेडिट होगा। हाँ सर, समझ आ गया सर क्वेश्चन, आगे कराओ सर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ये है, सॉल्यूशन कर रहे हैं स्टार्ट। सॉल्यूशन तो अब हम बना लेते हैं फिर से, क्या बनाएंगे हम बनाएंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है, हमने बनाया स्टॉक ऑफ। आप प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, आप मेरी तरह नहीं करेंगे चीटिंग। ठीक है, मैं इन चीज़ों में बहुत बड़ा चीटर हूँ, और मुझे चीट करना इसलिए पसंद है क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता। चलिए, तो फिर मैंने क्या करा है, टू बैलेंस BD बाय बैलेंस CD। यहाँ पे आपको पता है क्या आता है, परचेज, तभी तो स्टॉक बढ़ेगा। कौन सी परचेज, कैश प्लस क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है आपको पता है, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो भी स्टॉक क्या हुआ है, कंज्यूम्ड हुआ है। सर एक बात बताओ कि ये जो आप लिख रहे हो क्या ये हमें लिख के आना है? अगर आप लिख के आ जाएंगे तो एग्जामिनर आपसे खुश हो जाएगा कि बच्चे ने सिर्फ रट्टा मार के नहीं किया है, ये उसने ये चीज़ समझी है। और नहीं लिख के आओगे तब भी वो नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास इतने राइट नहीं है कि वो नंबर आपके काट सके। नंबर वो प्रेजेंटेशन और आपकी राइटिंग पे काटेगा। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, सच बोला हूँ, सच बोलो और सुखी रहो। ठीक है,
आई थिंक पेन ख़त्म होने वाला है। उसके बाद क्या बनाना होता है हमें, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। अब क्रेडिटर्स बोल रहा है तो साफ सी बात है कि जो भी हमने यहाँ पे स्टेशनरी परचेज़ की होगी वो उधार पे ही की होगी। हाँ सर, सर इतना पता है हमें सर, आप कैसे समझते हो? मैं नहीं नहीं, आपको पता है बिल्कुल। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड से शुरू होता है। सर ये भी हमें पता था। गुड। चलिए उसके बाद क्रेडिटर्स कैसे बढ़ेंगे, जब हम परचेज़ करेंगे और क्रेडिटर से। ठीक है, कितना किस में करेंगे, क्रेडिट में करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे हमेशा बैंक आएगा या फिर डिस्काउंट हमें जो रिसीव होगा। ठीक है, चलो तो ओपनिंग और क्लोजिंग डाल लेते हैं। ओपनिंग दिया हुआ है सॉरी 15,000 और क्लोजिंग आपको दिया हुआ है 30,400। क्रेडिटर्स का दिया है 4,600 और यहाँ पे दिया है 11,800। अच्छा, उसके बाद कह रहा है क्रेडिटर्स को जो हमने पेमेंट कर दिया है वो कर दिया 56,800 की हमने पेमेंट उन्हें कर दी है। तो आपका तो बिल्कुल सॉल्व है, ये निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर से, है ना। तो कितना हो जाएगा ये टोटल, इसका टोटल हो जाएगा कितना हो जाएगा, आई थिंक 68,600। 68,000 आप कैलकुलेट कर लेना, वैसे तो यही होगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर, इसमें से ये माइनस के 600 माइनस करेंगे 68 हो जाएगा, ये हो जाएगा 64,000। तो ये आपका क्या निकल गया, परचेज निकल गई क्रेडिट में। ठीक है, यहाँ पे कौन से लिखते हैं, कैश और क्रेडिट। अगर हमें क्वेश्चन में नहीं कहा होता कि कैश भी है तो हम यही अमाउंट यहाँ ट्रांसफ़र कर देते, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट है, उन्होंने कहा कैश भी है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं लॉजिक के साथ। तो हम क्या निकाल रहे हैं, हमें निकालना है बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ कैश परचेज। तो यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश परचेज ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब देखो हमें कैश परचेज पता है कि 20% है किसका, टोटल का, लेकिन टोटल नहीं पता, लेकिन क्रेडिट पता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेसिकली टोटल जो परचेज है वो हमें एक्स दी है मान लीजिए। ठीक है, जिसमें से कहा है कि जो कैश परचेज है, ठीक है, कैश परचेज वो है 20% ऑफ एक्स। 20% को मैं ये भी लिख सकता हूँ 1/5, है ना, एक तरह से आप इतना ही लिखना। उसके बाद क्रेडिट परचेज, ये तो आपने अभी अभी निकाली है 64,000। हाँ सर, ठीक है। अब ये मत बोलना कि ये कोई सर फॉर्मूला है, नहीं। टोटल परचेज कोई इंसान कैसे निकालेगा, कोई कैसे बताएगा आपकी टोटल परचेज क्या है, जो भी आपने कैश और क्रेडिट में की होगी, है ना। तो टोटल परचेज में हम लिखेंगे टोटल परचेज इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। ठीक है, कैश परचेज कितना दिया है, 20% ऑफ एक्स। अब 20% ऑफ एक्स का क्या मतलब है, 20% ऑफ एक्स का मतलब है 1/5 एक्स प्लस 64,000 इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये एक्स है तो यहाँ जाना बेहतर पसंद करेगा, क्योंकि एक्स, ये तो मैथमेटिक्स में आपको पता होगा, मुझसे ज़्यादा मैथमेटिक्स आती होगी आपको। ठीक है, उसके बाद आप इसको जो भी कैलकुलेट करेंगे, तो अगर मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो सर आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका अमाउंट ये ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये जाएगा 2x माइनस एक्स। तो ये एक सेकेंड, ये 5 है, एक सेकेंड, ये है 1/5 एक्स। तो जब एलसीएम लेंगे आप तो ये सेम हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, 5 4x हो जाएगा, 4 में यहाँ पे यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ट्रांसफ़र होने के बाद ये कितना निकल जाएगा, जो x की वैल्यू है, मतलब कि जो हमारा टोटल परचेज़ है। ठीक है, तो जो हमारी टोटल परचेज़ है वो कितनी निकल जाएगी,
वो इस तरह से निकल जाएगी 80,000। आप सॉल्व करना इसे, रुपीज़ का साइन जरूर लगाना जो अमाउंट है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 80,000 जो है हमारी एक्स की वैल्यू, और एक्स क्या है, टोटल परचेज। तो एक्स निकल गया हमारा टोटल परचेज। इसी तरह हम क्या निकाल लेंगे, कैश परचेज। कैश परचेज कितना है, 20% ऑफ किसका, 80,000, क्योंकि टोटल परचेज 80,000 है। तो ये कितना हो जाएगा, 16,000 रुपीज़ का साइन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैश परचेज जो हमारी निकल गई वो निकल गई 16,000। अच्छा, हाँ जी। तो अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे कैश और क्रेडिट दोनों जाता है। तो कैश कितना निकाला आपने, 16,000, और क्रेडिट आपने कितना निकाला, 64, वो आपने यहाँ से निकाला बैलेंसिंग। टोटल कितना हो गया परचेज, 80,000, जो आपने यहाँ से भी प्रूफ हो गया है कि हाँ 80,000 है, ठीक है। उसके बाद टोटल कर देंगे, क्या हो जाएगा, 80 और 15 कितना हो जाएगा, 95,000। ये आपका टोटलिंग बैलेंस है 95। उस 95 में से 30,400 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, स्टॉक कंज्यूम्ड अकाउंट। क्या निकल जाएगा, स्टॉक कंज्यूम्ड अकाउंट हमारा यहाँ पे प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगा। तो 95 में से 30 माइनस करेंगे, तो 95 में से आप 30 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 65, कितना हो जाएगा, 65,000 समथिंग। कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये 95 में से 30 आए तो 65 हो जाएगा, 65 465 हो जाएगा, 400 और माइनस करेंगे तो कितना, 64,600 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि बैलेंसिंग है। ये अमाउंट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर हो जाएगा, ये अमाउंट आपका बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड हो जाएगा, ये अमाउंट आपका असेट में ट्रांसफर हो जाएगा, ये अमाउंट आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। सर सही से समझ आया, हाँ सर समझ तो आ गया सर, और भी कुछ कराओ सर, ठीक है आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब देखिए, मैंने आपको सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन करा दिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम के क्वेश्चन करा दिए, उसके बाद मैंने एक और टॉपिक कराया था आपको, कंबाइंड एक्सपेंस वाला। कंबाइंड एक्सपेंस मतलब कि जहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग और जो आप एडवांस में पे कर देते हैं एक्सपेंसेस को, उनको कंबाइंड करके एक अकाउंट बनाया था। अगर आपने वो, आपको नहीं पता है तो आप क्लास नंबर 3 देख सकते हैं, मतलब तीसरी क्लास देख सकते हैं आप, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, मैं आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, कि सपोज सैलरी इज पेड ड्यूरिंग 2010, मतलब 2010 में, अभी भी क्लियर नहीं है 2010 कह रहा है या 2009-10 है, ड्यूरिंग कह रहा है 2010 में 23,000 की हमने सैलरी पे कर दी है, ठीक है। पे से कोई मतलब नहीं होता, मैं आपको बता चुका हूँ, पे मतलब है आपका पैसा चला गया, लेकिन कितनी बनती थी उस साल की सैलरी वो इम्पोर्टेंट है, कितनी होनी चाहिए थी, ठीक है। तो 23,000 की आपने क्या कर दिए, सैलरी पे कर दी है। अब कह रहा है और आपको इन्फॉर्मेशन दी है, फर्दर इन्फॉर्मेशन नीचे अभी आपके पास है। पहला, सैलरी अनपेड, अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग 31 दिसंबर 2009, मतलब यहाँ पे दो चीज़ देखने को मिली, 2010 और 2009। तो मैंने पहचान लिया ये मेरा क्या है, फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपको ओपनिंग दिया है 2009 पहले है, तो इसका मतलब आपको आउटस्टैंडिंग, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है सैलरी का, वो आपको कितना दिया हुआ है, 1400। फिर कह रहा है प्रीपेड, प्रीपेड मतलब एडवांस, एडवांस कितना पे किया आपने ओपनिंग में, 400। इसी तरह अनपेड कब, 2010 में, 2010 कहाँ है, लास्ट में, तो इसका मतलब 2010 लास्ट में दिया हुआ है आपको, तो 2010 मतलब क्या है, क्लोजिंग कितना, 1800, और प्रीपेड कितना है, 600। और कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कह रहा है वो अमाउंट बता दो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट होगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो अमाउंट आता है जो इस साल का बनता है, जो इस साल का खर्चा होता है या इस साल की इनकम होती है, ठीक है। चलो आगे करते हैं। तो हमने इसका अकाउंट बनाना सीखा था, कैसे था वो अकाउंट, वो ऐसे था कंबाइंड एक्सपेंस नाम से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कंबाइंड सैलरीज अकाउंट, ठीक है। अगर आपको वो अकाउंट नहीं पता है तो क्लास नंबर 3 देखें, ठीक है। डेबिट क्रेडिट लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क्स कट जाएंगे आपको। फॉर्मेट मैंने अपने तरीके से बना दिया है। अब देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी और एडवांस सैलरी की यहाँ पे बात होगी, तो यहाँ पे तो आएगा बाय बैलेंस BD,
यहाँ आएगा टू बैलेंस CD, यहाँ पे आएगा टू बैलेंस BD, यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस CD। अच्छा सर, लिख लिया। सर एक बार पूरा प्रॉपर करो ना। मैंने आपको कहा है, मैं ऑलरेडी आपको ये करा चुका हूँ, आप वो क्लास देख लीजिए, उसमें आपको मैंने अच्छे से समझाया है। उसके बाद जब हम सैलरी पे करेंगे, मतलब बैंक, कभी कंफ्यूज हो जाओ इधर आएगा उधर आएगा, तो जनरल एंट्री, अगर हम सैलरी पे कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट। सैलरी क्या हो रही है? डेबिट। तो कहाँ पे आएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है किस नाम से? बैंक नाम से। तो कंज्यूम मतलब जितनी सैलरी हमने बनती थी इस साल की इनकम, वो कितनी है? बाय इधर आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये निकलेगा आपका बैलेंसिंग फिगर। चलिए ओपनिंग और क्लोजिंग डालते हैं। तो अब आ रही है बात आउटस्टैंडिंग की। अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है, आपने सैलरी पे नहीं किया, तो आपकी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा कहाँ से शुरू होता है? क्रेडिट साइड से। तो कितना हो गया? 1400 रुपये। और एंड कितना है? एंड है 1800 रुपये। सैलरी एडवांस पे कर दी है, इसका मतलब आपने उनको पेमेंट कर दी है लेकिन अभी उनसे काम नहीं कराया है, तो आपकी एसेट है। तो एसेट क्या होती है? डेबिट साइड से। तो कितना है? 400 और कितना है? 600। अब कह रहा है कि आपने शुरू में ही क्वेश्चन ने कह दिया था सैलरी आपने 23,000 रुपये पे की है ड्यूरिंग द ईयर, ये पेड अमाउंट है, तो बैलेंसिंग फिगर आपका निकल जाएगा। टोटल कर दो, यही साइड बड़ी होगी। 23,000, 24,000, 24,800, ये हो गया 25,200, मतलब 25,200। ठीक है, उसके बाद ये टोटल हो गया, तो ये इसका जो बैलेंस आएगा वो यहाँ आ जाएगा। तो ये टोटल अमाउंट हो रहा है 2,000। 25 में 200 में से 2,000 गए तो जाएगा 23,200। ठीक है, तो ये वो अमाउंट है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, जो इस साल की सैलरी बनती है। ठीक है, ये होनी चाहिए। पे आपने चाहे कितनी भी की हो, ये इतनी होनी चाहिए थी। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? आई होप आपको मेरी क्लास ये समझ आ गई होगी। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके पास लाऊं मैं, और आप ताकि आगे काम करते रहें। थैंक यू सो मच।